हिंदूवादी गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस हमारी और जो खास संगठन और खास समुदाय के लोग भारत माँ कहते हैं, अपनी भारत माँ का सर नीचा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कल तक ये सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर जुल्म करते थे, आज इनका आतंक अब विदेशी लोगों तक पहुंच चुका है और पहुंचना भी चाहिए। डंका सारी दुनिया में बज रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर तरावी की नमाज अदा कर रहे विदेशी मुसलमानों पर हिंदूवादी आतंकी हमले का मामला रख रहा हूं। मेरे दोस्तों, हुआ ये कि तरावी की नमाज बिल्कुल उस जगह पर पढ़ी जा रही थी जो पिछले कई सालों से परिसर के अंदर एक खास जगह दी गई है मुसलमान छात्रों को कि आप यहां पर इबादत कर सकते हैं। एक चबूतरा, एक स्टेज टाइप का बनाया हुआ है और पिछले कई सालों से वहां नमाज अदा करने की आधिकारिक विद्यालय के प्रशासन ने परमिशन दी है। वहां पर विदेशी मुसलमान अफगानिस्तान, तुर्की और न जाने कहां के जो भारत में आकर भारत को इतना ऊंचा समझ रहे थे कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि हम यहाँ पर पढ़कर अपने देश में नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ हिंदूवादी आतंक चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है। कानून को थूकने वाले यही मोदी जी के चाहने वाले मोदी भक्त हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं और बजरंग दल हैं और न जाने कौन कौन से हिंदू संगठन हैं जो हमारे कानून को ताक पर रखकर, हमारे संविधान को ताक पर रखकर बस मुसलमानों का कत्लेआम चाहते हैं। बस हुआ ये कि जब तरावी की नमाज पढ़ी जा रही थी तो उसी वक्त 20-25 लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज से किसी को कोई तकलीफ हो नहीं सकती थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे और उस जगह पर पढ़ रहे थे जो खास जगह मुसलमान स्टूडेंट्स को दी गई थी कि ठीक है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। और उस स्टेज पर, उस जगह पर जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो प्रोग्राम उस स्टेज, उस चबूतरे पर होता है, लेकिन वो खाली जगह थी, वहां पर परिसर ने इजाजत दी। वहां पर जब मुसलमान विदेशी छात्र नमाज पढ़ने लगे तो बेरोजगार, जाहिल, अनपढ़ आतंकवादियों का झुंड वहां पहुंचा, गुंडों का झुंड वहां पहुंचा और हिंदूवादी गुंडों ने उनसे नमाज पढ़ने को मना किया। जब उनसे बहस होने लगी तो सीधा हिंदुत्व के आतंकियों ने उन विदेशी मुस्लिम छात्रों पर हमला कर दिया। अब वो मुस्लिम छात्र कोई मुसलमान भारतीय डरपोक तो नहीं थे कि डरपोक जो डर के मारे अंदर हो गए, नहीं भाई हमें माफ़ कर दो। उन्होंने तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया और तमाम वाकया रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में पूरी दुनिया में मोदी सरकार के इन पजीतों का घिनौना चेहरा विदेशी छात्रों ने दिखाया कि किस प्रकार से हिंदूवादी आतंकियों ने पथराव यूनिवर्सिटी के परिसर में कर दिया। पहले ये वीडियो देख लीजिए। This is what is happening in our hostel A block. Some Muslims students were doing their fasting and prayer, and Indian guys came and disrupted it. You can see. I don't know. They left their own hostel, come to our own hostel to disturb people who were praying. This is really unacceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. We are in our hostel, and they left their own hostel, come here to attack our Muslim brothers who are there praying. This is really unacceptable. We are not going to accept this. इतना ही नहीं, दूसरी वीडियो में ये देखा जाएगा कि गाड़ियों को हिंदूवादी अपने भगवान का नाम लेकर जेएसआर के नारे लगाकर तोड़ रहे हैं और साथ ही अगर परिसर का गार्ड उन्हें रोक रहा है तो वो उसको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे परिसर में आतंक मचाने का ये वीडियो आपके सामने। Good. अब एक और वीडियो आपको दिखा दूं कि पुलिस आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी मोहब्बत से तमाम हिंदूवादी गुंडों को वहां से जाने दिया।
ऊपर से छात्र जोर जोर से चीखते रहे कि पुलिस के सामने आतंक मचाकर ये हिंदूवादी गुंडे भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। ये वीडियो देख लीजिए। Police let them go. They are going. They are running away. Police not arresting them. Everyone is running away. They broke everything. They broke everything. Now they are running away. They are not taking any action right now. This is a democratic country. This is a secular country. मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस आतंकी हमले के बाद जो गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर आतंकी हमला हुआ, इस आतंकी हमले के बाद कई छात्र बुरी तरह से घायल हुए और ये खबर गोदी मीडिया के चैनलों से और अखबारों से गायब रही, क्योंकि असल में हमारे घरों में घुसकर यही गोदी मीडिया के एंकर हमारे दिल और दिमाग में आतंक मचाते हैं और नफरत का जहर घोलते हैं। तो जो टीवी पर बैठकर काम कर रहे हैं, वही काम इन्होंने सड़क पर उतरकर किया है। तो अपने ही जैसों को ये क्यों टीवी पर दिखाएंगे? देखिए कितने सारे लोग, विदेशी स्टूडेंट्स बुरी तरह से घायल हुए आतंकी हमले में। इन तमाम आतंकी हमलों के बाद विश्व हिंदू परिषद का बयान भी आता है, जिसमें वो नमाज पढ़ने को आतंकित बताते हैं कि यह आतंकी क्रिया है और उस परिसर में नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब हिंदू वहां पर नाच गा सकते हैं, लौंडिया ठुमके लगा सकती हैं, होली आने वाली है, खूब दारू पीकर नाचेंगे, भांग पीकर नाले में लौटेंगे, सारे कर्मकांड हो सकते हैं, दिवाली पूजा हो सकती है, पूजा अर्चना हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर मुसलमान अगर नमाज पढ़ ले तो ये कहेंगे आतंकी काम है। दोस्तों, जहां पर प्रशासन को तुरंत काबू करना चाहिए इस मामले पर, ऐसे में और भी देश का माहौल खराब करने के लिए अगले ही दिन विश्व हिंदू परिषद का यह आतंकी बयान आ गया, जिससे देश का माहौल बुरी तरह से खराब हो सकता है। कल रात्रि को 2 बजे अहमदाबाद कर्णावती गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ अफगानिस्तान के मुसलमान वहां नमाज पढ़ रहे थे। आज आप नमाज अदा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके अल्लाह की बंदगी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर अलग नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाना, स्वतंत्र रूप से जगह बनाना, वहां उर्दू में लिखकर देशद्रोही प्रवृत्ति करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, उस बात से हिंदू समाज को दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं, वहां नमाज पढ़ते थे कुछ हमारे कार्यकर्ता, वहां गए विश्व हिंदू परिषद के, और उस कार्यकर्ता ने आगाह किया मुसलमानों को, मुसलमानों ने हमारे कार्यकर्ता पर हमला किया। बाद में कार्यकर्ताओं ने एक्शन का रिएक्शन दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज एक्शन का रिएक्शन कल भी देता था, आज भी दे रहा है। आइए उस चबूतरे की तस्वीर दिखाता हूं। इस छोटे से चबूतरे में कितने लोग आ जाएंगे? तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है और इस छोटे से चबूतरे पर चंद लोग नमाज पढ़ रहे हैं जो विदेशी मुसलमान हैं। दीवार पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये जगह मुस्लिम छात्रों को बोली गई थी कि आप इस पर नमाज पढ़ सकते हैं। अरे पेंट से लिखा था, कोई गोद नहीं दिया था, कोई गुंबद नहीं बना दी थी। लेकिन बताना यही चाहूँगा कि जब 2 रकत नमाज एक अकेला सिंगल मुसलमान सड़क पर कोने में नहीं पढ़ सकता, जंगल में नहीं पढ़ सकता, उनसे भी हिंदूवादियों को तकलीफ हो जाती है, तो विदेशी मुसलमान यूनिवर्सिटी के अंदर 10-20 एक साथ नमाज पढ़ेंगे, शैतान के सीने पर सांप तो लौटेगा ही। मेरे दोस्तों, दोगलापंथी की बात ये हिंदूवादियों की दोगलापंथी देखिए। आपकी स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी के अंदर ये भगवा लहराएंगे, ये रंगोली बनाएंगे, पूरा यूनिवर्सिटी को सजाएंगे और चारों तरफ नारेबाजी करेंगे और अपने धर्म का प्रमोशन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे, जो करना है करेंगे, अपने धर्म का पूरा पालन करते हुए यूनिवर्सिटी में पूरा मंदिर बनाकर जो करना होगा इनको करेंगे। लेकिन मुसलमान उफ तक नहीं करेगा।
न करता है। लेकिन अगर एक कोने में मुसलमान 2 रकत नमाज पढ़ ले तो इनके सीनों पर सांप लौट जाता है। तो किसका धर्म कमजोर है यहीं से समझिए। तुम हमारे सामने पूरी रात जगराता करो, हमारी नींद में खलल नहीं पड़ता, ना हमारा ईमान हिलता है, और अगर हम 2 रकत नमाज पढ़ दें तो तुम पूरा ऊपर से नीचे दहल जाते हो। तो यही समझ में आता है कि इस्लाम क्या चीज है। एक चश्मदीद स्टूडेंट ने बताया कि 2-3 साल से रेगुलर यहां नमाज हो रही है और उसकी बातों से लगा कि पहले भी मुसलमानों से पंगा लेने की कोशिश की गई है। आइए मैं क्या बोलूं, खुद सुनिए। बेचारा टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है लेकिन मामला पूरा समझ में आ रहा है। 2 साल 3 साल पहले एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया, EB ब्लॉक से कुछ बच्चे आएगा बोला है कि इधर नमाज मत पढ़ते, बट वो गुजरात यूनिवर्सिटी बोला कि इधर परमिशन है, 5 साल से इधर पढ़े रहते। इधर 30 कंट्री लोग ये यूनिवर्सिटी से 30 कंट्री लोग आएगा, फॉरेन वाला स्टूडेंट इधर माइट बी लाइक 50-60% देयर। उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि लोग में बोला है कि इधर नमाज मत पढ़, तो हम लोग भी है भी नहीं इधर नमाज। अब इस मामले में वहां के SP का भी यही मानना है कि 25 गुंडे बाहर से आए थे और उन्होंने पत्थरबाजी करी, तोड़फोड़ करी और नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा किया। सुन लीजिए। कल यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका A ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं। 4। अब मेरे दोस्तों, गुजरात पुलिस का अलग ही कहना है। गुजरात पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, UP पुलिस हो, मुसलमानों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया ही जाता है। अब गुजरात पुलिस ये कह रही है कि जो वीडियो विदेशियों ने बनाई है, जो एविडेंस है, वीडियो के जरिए हम चेहरा पहचानेंगे और कार्रवाई करेंगे। अब जरा ध्यान से इस फोटो को देख लीजिए। वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया गया है। पुलिस जो हिंदूवादी गुंडे थे उनके कंधे पर, गाल पर हाथ लगाकर उनको सुराती हुई वापस भेज रही कि जाइए आप जाइए, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। और पुलिस अब ये कह रही है कि हम जांच पड़ताल करेंगे कि भाई कौन थे वो अटैकर्स, वो आतंकी, वो दहशतगर्द कौन थे। जबकि यहाँ फुटेज साफ है कि विश्व हिंदू परिषद भगवादारी गुंडे थे, चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन उस वक्त मौजूद था, बिना कार्रवाई करे, बिना मुसलमानों को बचाए उन अटैकर्स को रेस्क्यू किया, उनको कहा कि भैया जाओ। अब भैया हिंदुस्तान के मुसलमानों की गारंटी तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन गुजरात के कुछ गैरतमंद लोकल मुसलमानों ने हिम्मत दिखाई, थाने पहुंचे और उन्होंने जो बात कही और जो मुझ तक बात आई है वो आपके सामने रखूंगा और आप पर वाजिब है कि इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करें। मेरे दोस्तों, गुजराती मुसलमानों ने बताया कि हमने वीडियोज में देखा और छात्रों से जब बात करी तो पता ये चला कि इन हिंदूवादी गुंडों ने उनके रूम तक के अंदर घुसकर उनके लैपटॉप, मोबाइल को तोड़ दिया, पूरे रूम को तहस नहस कर दिया। और आप जानते हैं ये हिंदूवादी एक फ्लो पर काम करते हैं। दिल्ली के दंगे से ये बात क्लियर है कि ये पहले लूटपाट करते हैं। उन छात्रों के वॉलेट चुरा लिए, सामान चुरा लिया और वहां से फिर फरार हुए हैं। आगे की बात वहां के लोकल गुजराती मुसलमानों ने बताई कि हम जब गुजरात पुलिस के पास FIR के लिए गए हैं तो गुजरात पुलिस किस तरह से उनको बचा रही है कि FIR अगर ली है तो FIR में कंप्लेनेंट जो है विदेशी छात्रों को नहीं बनाया गया, वो बनाया गया है वो जो वॉचमैन था। साथ में कहा है कि IPC की कोई सख्त धारा नहीं लगाई है, न चोरी, न डकैती, लूटपाट, इस तरह की कोई धारा नहीं लगाई है। यानी आप समझ रहे हैं यहीं से प्रशासन किस तरह से एक तरफा काम कर रहा है। सुनिए। जय हिंद, जय भारत। आज देश के लिए और देश की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज जो देश में घटना घटी है, जो विदेश से आए छात्र थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस तरीके से हमला किया गया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है।
और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसडीपीआई को और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरे लोगों को जब ये जानकारी मिली तो फौरी तौर पर रात को 10 बजे के आसपास एससीपी हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन ये घटना ये घटी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस कैंपस के अंदर विदेश के जो छात्र थे वो अपने रूम के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज के दरमियान कुछ जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे आतंक फैलाने की कोशिश की और उन्होंने हमला किया, हथियारों से हमला किया, उन्हें जख्मी किया, उनके रूम का सारा सामान तोड़ दिया, उनके लैपटॉप वगैरह तोड़ दिया और यहाँ तक कि उनके जो वॉलेट थे, उनके जो पैसे थे, वो सारी चीज़ें चोरी करके वहाँ से भाग गए। और जब वहाँ के जो स्टूडेंट एक्टिव जो थे, जो दूसरे विदेशी जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया और बाकायदा वीडियो के अंदर वो बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हुई है। वीडियो के अंदर लिटरली आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वीडियो में भी देखा कि वहाँ पे 150 से 200 लोग जमा हो चुके थे और जमा होने के बाद उन्होंने उन पर हमला किया है, जिसके अंदर 2 स्टूडेंट तो ज़्यादा जख्मी हैं, जिनको अभी एडमिट भी किया है। और इसके बाद ये हो रहा है कि पुलिस ने खुद, हमने वीडियो में जिस तरीके से देखा कि 150-200 लोगों को पुलिस ने वहाँ से खाली करवाया और हमारी ये मांग थी कि भाई पुलिस एफआईआर ले और एफआईआर के अंदर जिन लोगों ने जुल्म किया है और जो बर्बरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हमारी मांग के मुताबिक और स्टूडेंट की एफआईआर जो ली है उसके अंदर जो फरियादी बनाया गया है वो वॉचमैन को बनाया, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि जो स्टूडेंटों पर हमला हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी फरियाद ली जाए। तो पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर तो ली है, लेकिन एफआईआर के अंदर लूट की कलम नहीं डाली है, जो लूट होती है आईपीसी सेक्शन की। उसके अलावा इनके साथ जो चोरी की गई है, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े गए हैं। अभी देखना ये है कि इसके अंदर होम मिनिस्ट्री और सरकार क्या करती है, क्योंकि हमेशा से सवाल को घेरों में रहा है कि धर्म के नाम पे हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक क्रिश्चियन भाई है जो श्रीलंका से, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे किसी मजहब की बात नहीं है, ये हर इंसान पे आज नहीं तो कल हमला होना है। इस देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो। देखिए, मामला विदेशी छात्रों का था, न उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, न उनका कोई गुनाह था, और अगर उनके साथ कोई हरकतबाजी कर दी जाती तो भारत का कितना अपमान विदेशों में होता आपको पता है। भारत का टूरिज्म हिंदूवादी बलात्कारियों की वजह से कितना बिगड़ चुका है आपको मालूम है। अभी कुछ वक्त पहले 8 लोगों ने किस तरह से एक विदेशी महिला का बलात्कार किया। तमाम किस समाज से थे, किस धर्म से थे, आपको अच्छे से मालूम है। अब हकीकत यह है कि भारत आने से टूरिस्ट अब डर रहे हैं, ये बात हकीकत है। अब उसके बाद ये वाले मामला अगर हो जाएगा तो जो हमने तरक्की की है इतनी ज़्यादा, जो मोदी जी मतलब इतना ऊपर ले गए हैं विकास करके हैं कि विदेशी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं, वो आना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है भाई, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ तो हिंदू संगठन मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, उनको हथियारों की ज़रूरत नहीं है। इतना जहर है उनके अंदर कि मुसलमानों की गर्दन पर झपट कर ये अपने दांत से आधा किलो गोश्त तक घसीट लेंगे नसों समेत। इतनी दिमाग और दिल में इनके लिए नफरत है। दोस्तों, हालात बिगड़ सकते थे। विदेशी मुसलमानों का ये मामला था, तुरंत भारत सरकार ने खुद कदम उठाया। आपको बता दूं, भारत के विदेश मंत्रालय ने डायरेक्ट गवर्नमेंट से, गुजरात की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और ख़ुद बताया, जैसे कि रिपोर्ट मौजूद है, खुद बताया कि 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिसमें से एक का इलाज कर दिया गया है, वो डिस्चार्ज हैं, दूसरे का इलाज चल रहा है। और पूरी सख्ती से हमलावर आतंकी और जो गुंडे लोग आए थे, यानी जो हिंदूवादी आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी मोदी जी की सरकार है, उसके जो विदेश मंत्रालय है, हमारे देश का विदेश मंत्रालय, उसने साफ आदेश दिया है कि जो भी हमलावर हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए बिना देरी किए। आनन फानन कुछ ही घंटों में 2 हिंदूवादी आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कामयाबी से। हालांकि 250 में से अगर सिर्फ 2 गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें भी पुलिस बचा ही रही है। 2 आतंकवादियों को पकड़ा है, उनमें से एक का नाम हितेश रखुमभाई मेवाड़ा है और दूसरा है भारत दामोदर भाई पटेल। अब ये 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, बाकी 248 आतंकवादी कहाँ हैं उसका पुलिस को अभी कोई अता पता नहीं है, या पता है छुपा रही है। जो भी है ये पुलिस जाने, सरकार जाने, सच आपके सामने मैंने रख दिया है। उधर दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आई
जहां एक तरफ ये गंद मचा, दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने सिस्टम ही हैंग कर दिया। ऐसा सिस्टम हैंग किया कि 14 दिन के लिए सिस्टम का सारा अंदरूनी सिस्टम हिल गया। मैं बात कर रहा हूं एल्विश भाई। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, हाँ, लग गए एल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मैं भी तो हूं, लेकिन फर्क है, छपरी वाली हरकतें नहीं है। भाई साहब, लोगों की बेशुमार मोहब्बत, अंधा पैसा इंसान को पागल कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैर अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और भाई हमारी क्या औकात किसी से अपने आप को कंपेयर करने के, क्योंकि भाई साहब हमारा लेवल क्योंकि हम झूठ की आंखों में आंखें डालकर, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे चहीते लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर खुलकर काम करने वाले लोग हैं, उन सबको मेरा सलाम। नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि पता चला एक का लिया दूसरे का नहीं लिया तो अगले दिन फोन आया, यार तुम बड़े उसके फैन हो रहे हो, तो बस समझ लो। सिस्टम हैंग कुछ इस प्रकार से हुआ कि वो बंदा एल्विश यादव लोगों की मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाकर और बीजेपी का ढोल बजाकर ये सोचने लगा था कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। कई सारे मामले एल्विश यादव पर चल रहे थे और ऐसे लोग ट्रेंड में रहने के लिए खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अभी एक हफ्ते तक इन्हीं का चल रहा था सारा मामला, कभी इससे लड़ाई, कभी उसको थप्पड़ मारना, उसको गरियाना, ये तक बात आई कि एल्विश यादव से मिलवाने के लिए क्रेज़ देखिए। लड़कियां जब इनके मैनेजर या इनके दोस्तों से मिलती थी कि आप प्लीज़ हमें उनसे मिलवाइए, तो ये उसके दोस्त, उसकी जो फैंस महिला लड़कियां हुआ करती थी, उनके साथ बिस्तर पर ही जाया करते थे। मतलब ये लेवल था गंद का। और कहा गया कि रैंडम सेना एक यूज़र अकाउंट है, उसके अकाउंट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, तो मुझे पता चला कि रैंडम सेना जो हिंदू ही है, जो हिंदू के नाम पर लड़ता है, भीख लेता है हिंदुओं से, फिर मुसलमानों को ट्रोल करता है, मुसलमानों को मारता पीटता है, बीच में वो भी गिरफ्तार हुआ था। खैर मेरे दोस्तों, मैं इन छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची बातों को लेता ही नहीं, क्योंकि ये इनका काम ही है, इनका रोज़गार ही है ये। बहरहाल, तो रैंडम सेना के एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, जो ऑडियो पॉडकास्ट था, उसमें ये कह रहा था कि एल्विश यादव खुद नाबालिग लड़कियों के साथ सोया है अपने फेम का फ़ायदा उठाकर। बहरहाल चलिए उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। एल्विश यादव के ऊपर कई सारे मामले थे। एक अहम मामला ये था जिसका सबूत के तौर पर ये वीडियो देखा जा रहा है, जिसमें आप रशियन महिला को देख सकते हैं और साथ में जो ये सांप है, इस सांप का जो जहर होता है वो नशे के लिए इस्तेमाल होता है, और बगल में भी नशा है और हाथ में भी नशा है। और रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला ये छपरी यूट्यूबर, जिसने हिंदुत्व और हिंदूवादी और भगवान प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया और फिर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें इसके काले गोरख धंधे हैं। मेरे दोस्तों, पशु विभाग या पता नहीं कौन सा विभाग था, एक महिला थी, वो इनके पीछे पड़ती हैं और एफआईआर करती हैं, और पीछे लगकर एफआईआर करती हैं। पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ के लिए इनको उठाया जाता है, तो क्योंकि ये भरम में तो खूब कि मैं ही सिस्टम हूँ, तो हुआ ये कि यूपी पुलिस ने जब अच्छे से रगड़ के इनसे पूछताछ की, तो कई सारी संदिग्ध बातें सामने आई, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर 14 दिन के लिए इन्हें टप रिमांड में। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या रिमांड पर लिया जा सकता है? इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। ठीक। बहरहाल, पुलिस ने इनको जब गिरफ्तार किया तो कई इन पर धाराएं लगी हैं, जिन पर एनडीपीएस भी लग गई है, जो कि खतरनाक धारा होती है। बहरहाल, इसके बाद सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। आओ मां कसम। भौंकने वाले इस फर्जी सिस्टम को, बादशाह का वो गाना है ना,
टोपे पे सिस्टम, हाँ तो वो टोपे पे ही हो गया सिस्टम। हाँ देखिए इनके खूबसूरत मंजर जब ये पुलिस के साथ ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए, ज़बरदस्ती तवज्जो चाहूँगा, ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए चिचिहाते हुए जेल जा रहे थे, कारावास। बहरहाल कानून से ऊपर कुछ नहीं है। हम ऐसे भारत, आज़ाद भारत में हैं जहां संविधान से ऊपर न कोई इंसान है, न संविधान से ऊपर कोई नेता है, न यूट्यूबर है, न कोई एक्टर है, न एक्ट्रेस है, न मंत्री, न प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं है। बस सबके सिस्टम हिला देंगे हमारे पुलिस वाले और संविधान को मानने वाले सही से काम करें तो। कितने भी आसमान के ऊपर चले जाओ, संविधान में हमारी ताकत यह है कि एक कंटाप में जमीन पर आओगे सीधा अंदर जाओगे। कानून के साथ चलोगे तो मजे में रहोगे, यानी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहरहाल यूपी पुलिस ने अपना रौला जमा दिया है और बता दिया है कि भाई साहब कितना भी बड़ा सिस्टम हो हम सबको हिला सकते हैं दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस से एक और गुजारिश है दोस्तों। आप जानते हैं युवाओं के दिलों पर ये इंसान राज करता है मेरे दोस्तों। वहीं इसके फैन में से ही आदित्य नाम का, जाहिर सी बात है इसका प्रोफाइल आपके सामने है। नोएडा पुलिस के लिए ये मैं साक्ष्य रख रहा हूं ताकि नोएडा पुलिस को कोई तकलीफ़ ना हो और सारे सबूत मैं उनको फराहम करवा रहा हूं। ध्यान से देखिए, आदित्य नाम का एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट यूज़र है और नोएडा पुलिस कुछ भी कर सकती है। हर हर महादेव इसके प्रोफाइल पे लिखा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस इससे डरे नहीं। नीचे लिखता है दूसरे पॉइंट पर लॉ स्टूडेंट है और ये ट्रोल पेज भी चलाता है और फैन अकाउंट ऑफ एल्विश यादव, एल्विश यादव के लिए इसने ये फैन पेज बनाया हुआ है और लॉ का स्टूडेंट है। तो लॉ वालों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस लॉ अच्छे से सिखा सकती है। मेरा अपनी यूपी पुलिस पर ये पूरा एतमाद है। अब ध्यान से आपको एक चीज़ सुनाऊंगा। इस व्यक्ति की प्रोफाइल स्क्रीन पर इसलिए रखा था ताकि आप सर्च कर सकें, रिपोर्ट कर सकें और हमारी यूपी पुलिस इसको गिरफ्तार कर सके। ये बंदा खुल्ला खुल्ला गाली बक रहा है सरकार को, गाली बक रहा है प्रशासन को और एफआईआर करने वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन यह है हाथ जोड़कर कि हालात बिगड़ने से पहले ऐसे इंसान का भी सिस्टम टाइट कीजिए। मेरे दोस्तों, ट्विटर पर जो स्पेस जिसमें ऑडियो पर कन्वर्सेशन होती है, ऑडियो रूम बनता है, चैट रूम बनता है, उस पर ये इंसान जो फैन है एल्विश का पगलाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर एल्विश विरोधी कोई सामने आ गया या यूपी पुलिस इसके सामने आ गई तो यूपी पुलिस को ये चाकू मार देगा। पूरी तरह से पगलाया हुआ एज प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिए इसकी बातें। हद होती है यार भैया, हद होती है यार। कितना खेलेगा वो? 25 साल का लड़का है यार, 25 साल का है वो। एक मिनट में अजय भाई 25 साल का है यार वो पंडित जी। उसके में पीछे पड़ गए बैठ के लोग। इनकी माँ तो अगर मेरे सामने आ गए, इनकी माँ की यार इन्होंने अपनी यार। अरे पर वो अरे भाई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई बात इन्वेस्टिगेशन यार। उनकी माँ का बैठ के। नोएडा पुलिस से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि और भी इसके जो फैंस हैं वो कानून हाथ में लेने से पहले 141 मरतबा सोचें। राजस्थान के सीकर में एक मामला ऐसा जिस मामले को सुरेश लहड़वारे और गोदी मीडिया का कोई पत्रकार दिखा नहीं पाएगा क्योंकि उनके घर में भी यही सब होता है।
लेकिन दूसरे के घर में इनको चीखना होता है। मेरे दोस्तों, मामा की पत्नी मामी पर भांजे का तिल आ गया। उरी बाबा, ज़्यादा जज्बाती नहीं हो सकता मैं क्योंकि रोज़े से हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मामला कोई बताएगा नहीं क्योंकि ये हिंदू परिवार की घटना है। मामी को भांजे से ऐसा प्यार और भांजे को मामी से ऐसा घपाघप वाला प्यार हुआ कि मामा को रास्ते से हटा दिया। मामी और भांजे ने मिलकर मामा की गर्दन रेत कर मार दिया और फिर पास के झील में जाकर फेंक दिया। पूरी रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। मामला राजस्थान का है। किशन लाल नाम के व्यक्ति का गला काटकर हत्या कर दी गई। भांजे आशीष का किशन लाल की पत्नी से चक्कर चल रहा था। किशन लाल यानी मामा को पता चल गया कि मामी के साथ मजा ले रहा है भांजा, और ये बात हो गई हमारे लिए सजा। बस भांजे ने और मामी ने मिलकर अपने पति और एक व्यक्ति ने, एक लौंडे भांजे ने अपने मामा का कत्ल कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोनों आशिक को। कहते हैं मुसलमानों में ये तो सुबह भैया रात को सैया हो जाते हैं। यहाँ तो भैया मामी आपकी लगी हुई थी और भांजा भी लगा हुआ था। अब बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हो? गू चाटने? चाटो, चलो चलो चलो। हे प्रभु, हे प्रभु। बीजेपी का नारा खुद बीजेपी वाला ही खोल देते हैं। लोधी समाज का एक मामला चल रहा था। हिंदू समाज में एक लोधी समाज होता है, तो बीजेपी के नेता सुपुत्र पाठक जो हैं लोधी समाज को शांत करने के लिए पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उल्टा लोधी समाज पर ही भड़क गए और भड़कते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि सुनो, तुमने वोट दिया नहीं है, हमने वोट खरीदा है, तो ज़्यादा फैलो नहीं। ये बात मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। अब मोदी जी का खेल इसने खुद बक दिया। वीडियो लंबा है लेकिन मेन बात जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज, शासन में करवाई। तो वोट कहाँ से आए वो अम्मी ने बताया। तो भाई साहब, क्लियर कट बात है कि मोदी जी वोट खरीदवाते हैं, खरीदते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर जो अंधाधुन पैसा खर्चा किया जाता है वो कहां खर्चा किया जाता है ये अब साबित हो गया। कांड इन्हीं का समाज करता है, इल्जाम मुसलमानों पर लगता है। नोएडा के एक मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है आपके सामने, जिसमें दो हिंदू अपने भगवान पर चढ़ी हुई, बताइए, ज्वेलरीज को चुरा रहे हैं। नोएडा के मंदिर में 13 मार्च को ये कांड करते हैं ये लोग। बता दूं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति और ज्वेलरी चुराने वाले दीपक भारती व पिंटू तिवारी पकड़े गए हैं। मुठभेड़ में दीपक के पैर में गोली लगी है। महाशिवरात्रि के दिन जल अभिषेक के बहाने मंदिर गए और रेकी की थी और उसके बाद इन्होंने भगवान जी को उड़ा दिया और भगवान जी के मूर्ति के ऊपर जो जवाहरात होते हैं, जो ज्वेलरीज होती हैं, उसको भी गायब कर दिया। एक से बढ़कर एक कांड इन्हीं के समाज में, इन्हीं के मजहब में हो रहे हैं, लेकिन उंगली इस्लाम पर उठती है। आज तक किसी भी धर्म को, हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को मैंने बुरा नहीं कहा, न मैं इनका दिल दुखाता हूं। मैं बस जैसे को तैसे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इनको आईना दिखाता हूं। आइए अब एक जो खबर बताने जा रहा हूं, ये सामाजिक खबर है जिससे आप अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। आपके घर में अगर जवान बेटी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आपकी बेटी फौरन टीवी से हट रही है और वो बहाना बना रही है कि बाबा ये क्या लगा, चाचा अम्मा ये क्या देखो तो सारा दिन, ए मम्मी यार ये पूरे दिन क्या देखती हो। अगर आपकी बेटी ये कह रही है रजा अगर आप ही मत देखो और पूरे दिन आप बाबा ये देखते रहते हो, समझ जाइए आप सही चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि बिटिया आपकी नहीं चाहती है कि ये आपके अंदर जागरूकता आ जाए।
और आपकी बेटी पर और आप पर लाखों सलाम अगर आप साथ बैठकर ये तमाम चीजें आज खुलकर देख रहे हैं, क्योंकि शर्म, जब गलत चीजों में बेच दिया आपने तो सही चीज सुनने में शर्म मत कीजिए। रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक मामला, गांव का नाम है शिवगढ़। वहां पर सहजराम की भतीजी, सहजराम अगर चच्चा हैं तो जाहिर सी बात है भतीजी तो फिर उसी धर्म से होगी ना, तो सहजराम की भतीजी की ये कहानी खुलकर सामने आई कि जो भतीजी थी सहजराम की, वो अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ, तवज्जो चाहूंगा, 2 बॉयफ्रेंड के साथ सरसों के खेत में एक साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रही थी, फिजिकल हो रही थी। 2, तवज्जो, गांव का ये हाल है, गांव का ये हाल है। वो भतीजी, वो लड़की 2 लड़कों के साथ, और दोनों उसके बॉयफ्रेंड थे, दोनों उसके यार थे, सरसों के खेत में दोनों को खुद फोन करके बुलाया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पुलिस की तरफ से बताई गई है कि दोनों बॉयफ्रेंड को खुद बुलाया था और तीनों एक साथ कर रहे थे मामला घबाघब। अब भैया चाचा आ गया, टॉर्च की रोशनी में देखा तो अरे भतीजी तो हमसे भी आगे निकली, सनी लियोन को ही फेल कर दिया। तो हुआ ये, तीनों ने मिलकर, लौंडिया ने मिलकर और दोनों बॉयफ्रेंड ने, तीनों ने मिलकर अपने चाचा का कत्ल कर दिया। जी हाँ, अब चाचा निमट गए, चाचा खत्म। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई बाद में बड़ी कड़ाई से। तो जब तीनों से, लड़की से और उस 2 लड़कों से पूछताछ की गई तो वो हाँट दिया कि हाँ जी हमने किया और ये मामला था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लड़की के सिर्फ वो 2 बॉयफ्रेंड नहीं थे, उसके कम से कम 16-17 और लौंडों से संबंध, मतलब ये भी और वो भी, अलाना। और ऐसी लड़कियां हमारे समाज में भर भर कर हैं। ये मत सोचिए कि ये बहुत अच्छी दिख रही हो, ये बहुत अच्छी मतलब ये बहुत धार्मिक दिख रही है तो उस पर भी आंख बंद कर भरोसा मत कि कौन कैसा है पता नहीं भैया, माहौल बड़ा ख़राब है। मैं तो अपनों की बात कर रहा हूँ, तवज्जो, मैं तो अपनों की बात कर रहा हूँ। अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि क्लब में हमारी लड़कियाँ, हमारे मज़हब की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा क्लब में काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, गलत जगह काम कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं। तो रिपोर्ट में ये आया कि वो 1-2 नहीं, CDR होती है, CDR से मोबाइल की सारी डिटेल निकल जाती है। तो गांव के कई सारे उसके बॉयफ्रेंड थे जो उसके साथ सिर्फ घपाघप का रिलेशन रखते थे, और वो खुद लड़की जो है अपने फ़ोन में पॉर्न फिल्म देखती थी, गंदी फिल्म देखती थी। तो पुलिस का कहना यह था कि काम वासना ऐसी जागी कि उसने अपने दोनों बॉयफ्रेंड को एक साथ बुला लिया, क्योंकि शायद उसको वैसे ही करना था जैसे वो फिल्म अपने मोबाइल में गंदी गंदी देखती थी। बहरहाल बताना आपको ये है, वो तो गिरफ्तार हो गए, ज़िंदगी ख़राब। लेकिन बताना ये है कि आज सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हमारी खुद की कौम की लड़कियां चंद लाइक और व्यूज़ पाने के लिए अपनी छाती उठाकर और अपने प्राइवेट जिस्म के हिस्सों को फुलाकर, इतराकर, इठलाकर, दिखाकर, वो क्लीवेज दिखाकर, गला बड़ा पहनकर, ये ऐसे पूरा उठाकर, ढोड़ी बाबा दिखाकर, क्या क्या कहूँ। कल तो हमारी अम्मा ने हमको पकड़ लिया, हमें तुमको शर्म नहीं आती है ऐसा बोलते हुए, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा हल्का हाथ रखो, ये क्या बेगैरती है। तो हमने उनसे यही कहा कि वो बेगैरती कर सकती हैं, हम बेगैरत होकर डांट नहीं सकते। थोड़ा उन्होंने सर खुजाया और वो भी बेचारी क्या कहेंगी, माँ है हमारे सामने, तो वो भी बेचारी मजबूर रही हैं कि इसको हम नहीं रोक पाए, दुनिया क्या रोकेगी, और दुनिया रोक नहीं पा रही तो हम क्या रोकेंगे। बहरहाल हम तो इसमें भाई साहब बिल्कुल नंगे हैं, हम तो अपनों को समझाने के लिए पूरे नंगे हो जाएंगे। लेकिन भाई अगर गंद मिटानी है तो गंद में उतरना पड़ेगा ना। तो मैं सख्त जुमले बोलता हूँ लेकिन हकीकत होता है, ये हकीकत है। तो अपनी बच्चियों को प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल में, अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में। अगर आपकी बिटिया बेशर्म किस्म का, बेगैरत किस्म का वो बाप है कि जिसकी बेटी गलत वीडियो बना रही है, जिनकी बेटियां गंदी वीडियो बना रही हैं, गंदी का मतलब ये नहीं कि सीधा पॉर्न बना रही, ना 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 ना, बेगैरती के साथ जो चीज़ें सिर्फ मियाँ को देखनी चाहिए वो सरकारी बन के सारी दुनिया को दिखा रही हैं, और अब्बा सर पर टोपी लगा के 5 वक्त के नमाजी है ना, तो जूताखोर बाप है। उसको तो समाज को बीच में खड़े होकर जलील करना चाहिए कि तेरी बेटी कर क्या रही है, तू किस समाज में रह रहा है भाई, तू क्या मैसेज दे रहा है।
अम्मा इतराती फिर रही हैं हमारी बिटिया के तो 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर। झोंटा पकड़ लेना चाहिए कि भाई ये या तो तुम इस्लाम छोड़ दो, दीन छोड़ दो, नाम बदल दो, ये क्या तुम समाज गंदा कर रहे हो भाई। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गलती हमारी है। हम ही खुद उनकी वीडियो को देखते हैं, खुद ही उनके फॉलोअर बन जाते हैं और हम खुद ही जो है मजा लेते हैं। भैया पूरा शासन हो, प्रशासन हो, हर तरह का प्रशासन मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है और पीछे इसके बीजेपी और आरएसएस है। ये सारी जड़ें वहीं जाकर चिपकी हुई हैं। बेंगलोर में एक मदरसे में एनसीपीसीआर की टीम पहुंची है और उसने जाकर बच्चों से पूछताछ सीधा शुरू कर दी और गंदे गंदे सवाल लड़कियों से कि इस मदरसे में कौन आता है, कौन मर्द लोग आते हैं और आपको वो निकाह का झांसा देकर, सऊदी का झांसा देकर निकाह करते हैं, निकाह की बातें करते हैं, फिर सऊदी की बातें, कुवैत की बातें और आपको बाहर ले जाने की बातें करते हैं, आपके जिस्म पर कहाँ हाथ लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातें। मतलब कोई उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, लड़कियों की ना कोई कंप्लेंट, ना ऐसी कोई घटना, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाने के लिए और ज़बरदस्ती उनको टॉर्चर किया गया। कई लड़कियों को मारा गया कि वो डर के हमारे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मौलाना साहब ने हमारे यहाँ हाथ लगाया, मौलाना साहब ने हमारे यहाँ हाथ लगाया, जिसके बिना पर वो मदरसे को बदनाम करते, मदरसे को सील करते और लड़कियों को मीडिया के सामने पेश करके गलत तरीके से पूरे इस्लाम को बदनाम करते। ये पूरा मोदी प्लान है, आरएसएस प्लान है, क्योंकि अगर मोदी जी नफरत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये प्लान ही उन्हीं का है। बेंगलोर पुलिस से मैं ये मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और बेगैरत मुसलमानों से यही कहूंगा कि अगर मदरसा चला नहीं सकते और मदरसे पे कोई उंगली उठा रहा है और उस उंगली को आप रोक नहीं सकते तो मदरसों को पहले ही बंद कर दो। अब चश्मदीद उस लड़की का बयान सुनिए जिससे गंदे गंदे सवाल किए गए, ज़बरदस्ती सुनिए। पहले हम नमाज पढ़े थे, फिर सडनली आती है आपको ऐसा पूरा मदरसा छान मारे, फिर छान मार को यतीम बच्चे कौन कौन को बाहर बुलाए, बाहर आए पूरे यतीम बच्चे। फिर बोले कि तो एक बच्चे को ऊपर लगे कि वो बच्ची को पूछे कि काम छी थी, तुम ना मारती, अच्छा खिलाती क्या, सभी पूछे। फिर मंजिल लड़ाई लड़ाई को नाम पूछे, फिर ना एज पूछे, फिर स्टडीज पूछे, शादी करने के बाद दुबई को जाती क्या वो सभी पूछे। फिर माँ का नाम पूछा, वो बोली माँ का नाम बोलती नहीं कर बोल। फिर परिवार के बारे में पूछा, परिवार का नाम भी बोलती नहीं, मैं क्या बोलती नहीं, आपा से पूछ कर बोले बस ना गाल पर थप्पड़ मारकर क्या सच बोला क्या क्या है सब बोला। फिर मुझे सभी मालूम नहीं, यहाँ के लड़के कितने शादी कर ले दुबई को पूछा, वो सभी मालूम नहीं कर बोला। ये लोग अचानक में अंदर से आके बच्चों को इतना टॉर्चर करके गलत सवालात करके ये बच्चों के दिमाग में ये गलत बातें पूछना कानूनी गलत है। और अभी बच्चे सोच रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि इन्होंने ये सवाल किया तो इसका मतलब क्या है, सवाल का मतलब क्या है। इतने गंदे गंदे बच्चों से सवालात किए, बच्चों को पूछे कि कहाँ वो कोई आदमी आता है, वो क्या लाके तरकारी कोई भी लाता है तो कौन लाके देता है, कोई भी एक आदमी तो रहता है लाके देता है, तो अंदर आता है क्या, उसने आपको हाथ लगाता है क्या, कहाँ लगाता है, क्या करता है, ये सब कैसे। अब उन लोगों को ताज्जुब हो गया कि ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बच्चे सोचने में पड़ गए सुबह से, बच्चे अब माइंड उनका अपसेट हो गया है। ये कैसा सवाल किया लोग ने बच्चे लोग से आके। उन्होंने खुद सवाल किया कि इधर पढ़ के आप कहाँ जाते हो, सऊदी जाते हो कि दुबई जाते हो, इधर पढ़ के उन्होंने सवाल किया, उन्होंने अपने मुंह से सवाल किया है। ये कितने लोग आए थे आज? औरतें तो बहुत थी, औरतें 6-7 औरतें थी, 6-7 औरतें थी। कोई औरत इधर भाग रही है, कोई औरत उधर भाग रही है, कोई बच्चों लोग सवाल करिए। एक औरत तो बच्ची को गाल पे तमाचा मारती है, उससे बहुत बड़ा सवाल किया कि क्या करे, तुम्हारे माँ का नाम क्या है, तुम क्या करते हो, इधर कैसा, इधर क्यों, ये पढ़ाई पढ़ के तुमको क्या फायदा मिलता है, दूसरे डॉक्टर पढ़ाई पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ना। अरे पहले उनसे जाके कुछ तो डॉक्टर की सीट के खाली कितने खाली रखी है तूने सीट, कितने अलॉट करेंगे। अभी हम लोग के पास भी बहुत बच्चे हैं, डॉक्टरी करने वाले भी हैं, कितने बच्चे खुद अपना सुसाइड कर रहे हैं बगैर डॉक्टरी के, एमबीबीएस के सीट मिले बगैर। जब उनको सीट दिला दे, ये बच्चे इज्जत के डेरे में है, इज्जत के डेरे में है उनके, वो बच्चों को तो बाहर खींच के इस तरीके से बात करना बहुत गलत ही है। देश के हालात बहुत खराब हैं, बहुत गंदे हैं। मुसलमानों को ज़्यादा सतर्कता से रहना चाहिए, ज़्यादा समझदारी से रहना चाहिए और अपने आसपास नज़र बनाकर रखनी चाहिए।
खासकर मुस्लिम लड़कियों को गंदगी से दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अब बताइए क्या मैं क्या कहूँ, बहुत सारे दिमाग में मैटर चल रहे हैं। एक ईरान की लड़की हिंदू लड़के से मोहब्बत करती है और ईरान से यहाँ आ जाती है, ये भी खबर चल रही है। क्या कहूँ मैं, क्या मतलब इस कौम का बेड़ा गर्क हो चुका है भाई। मुसलमान लड़कों से मतलब यार हर कौम में अच्छे लड़के हैं, हमारी कौम में बेहतरीन लड़के हैं, लेकिन लड़कियों की पता है क्या चीज़ है, लड़कियों में एक बात ये होती है, बुरा मान जाएंगी हमारी बहनें, लेकिन देखिए हर तरह की लड़की होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी बहनें इस बात को मानेंगी कि अभी हो रहा है। ख़ासकर वो लड़कियां जो थोड़ा खूबसूरत होती हैं, उनका ये है हमेशा बेहतरीन की तलाश में रहती हैं, बेहतरीन की तलाश में होते वो बेहतर खो देती हैं। टॉल चाहिए, डार्क चाहिए, हैंडसम चाहिए, सिक्स पैक ऐप चाहिए, ये भले ही बाद में कोई पपलू मिलेगा उनको, हैं पहले 10 जगह अपना मुंह मार के अपने पूरे क्या कहूँ मैं, अपनी रूह अपने जिस्म सबको ख़राब कर लेंगी, बाद में थकार के बैठ जाएंगी, मेरा तो दिल टूट गया, मेरा दिल, मेरा तो। लड़के सारे होते ही ऐसे हैं। अरे सबको चेक क्यों कर रही है बहन, क्यों कर रही है सबको चेक, एक पे टिक। आज का वो दौर है कि अगर आप शक्ल सूरत पे जाओगे ना भाई, तो शक्ल सूरत तो मिल जाएगी, सीरत नहीं मिलेगी, मोहब्बत लॉयल्टी नहीं मिलेगी। आज के दौर में खूबसूरत जिस्म चंद सिक्कों में बाजारों में बिकते हुए मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। चिराग लेकर वफा ढूंढ रहा हूं, मिल किसी में नहीं रही है, आप भी यही महसूस करते होंगे। तमाम लड़के और लड़कियों से मेरी यही अपील है, शक्ल सूरत पर मत जाओ, वरना ज़िंदगी के एल लग जाएंगे। तुम तलाश एल फॉर लव की कर रहे हो, लेकिन जहां तुमने सीरत छोड़कर सूरत देखी, वहां तुम्हारी ज़िंदगी के एल लग जाएंगे। रोज़े से हूं तो वो एल का क्या मतलब है मैं बोल नहीं सकता, समझदार को इशारा काफ़ी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, समझदार बनिए। माँ बाप जो कहते हैं सही कहते हैं, ज़िंदगी और दुनिया उन्होंने हमसे ज़्यादा देखी और जी है। ये बात हमें अफसोस के साथ तब समझ में आएगी जब हम खुद माँ बाप की उम्र में पहुँच जाएंगे, और फिर हमारी औलाद हमारे साथ वही कर रही होगी जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया है। सुधर जाइए। जय हिंद।